नमस्कार अनि जगर्का सबैलाई र हिजो 26 नोभेम्बर एउटा ऐतिहासिक दिन हो। ऐतिहासिक कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हर साल 26 नोभेम्बरको दिन संविधान दिवस भनेर मनाइन्छ, सम्मान गरिन्छ, गुण गाइन्छ संविधानको। चाहे विधानसभामा होस्, चाहे सदनमा होस्, सबैजनाले संविधानको गुण गाउँछ। अनि त्यो गुणगान गाउने दिनमा गोर्खाहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम घट्यो। हामी साँच्चै धन्यवाद नदिएर, कृतज्ञता ज्ञापन नगरेर पहाडमा सन्नाटा छाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो भिडियो बनाएर जनता समक्ष त्यो ऐतिहासिक घटनाक्रम तपाईँलाई जनाउन मन लाग्यो। सर्वप्रथम म बङ्गाल विधानसभामा गोर्खाहरूको नयाँ इतिहासलाई रेकर्डमा जडित गरिदिएर हाम्रो इतिहासलाई दोहोरो बनाइदिएको खण्डमा बजगाईज्यूलाई म यहीँबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। कुरा चाहिँ के छ भने हिजो संविधानलाई गुणगान गर्ने दिनमा जुन चाहिँ गुणगान गर्ने वक्तव्य 7 मिनटको पाउनु भएको थियो, उहाँले एक्स्ट्रा टाइम पनि मागेर गोर्खाहरूको जुन चाहिँ 1950 सालको सन्धि, 31 साल र 41 सालको ट्राइबल जिलिस्ट भएकोदेखि अलावा एउटा एक्स्ट्रा साल त्यहाँ जोडिदिनु भयो। हाम्रो यो पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया अनि एक्सक्लुडेड एरिया विषय पनि बोलिदिनु भयो। र के बोलिदिनु भयो सुन्नुहोस्। हाम्रो ट्राइबल विषयमा बजगाईज्यूको विधानसभाको रेकर्डमा बारम्बार आदिवासी 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 भनिएको छ। आदिवासी भन्नु मतलब चाहिँ जनजाति वास्तवमा। र हामी ब्रिटिसको पालोदेखि नै 1931 र 1941 सालमा मात्र होइन, 1921 सालदेखि नै हामी जनजाति हौँ, जनजाति थियौँ भनेर चाहिँ नयाँ रेकर्ड राखिदिनु भयो। आजदेखि हामीले ढुक्क साथ 1931 होइन, 1921 सालदेखि हामी जनजाति हौँ भनेर 10 साल पछाडिको त्यो रेकर्ड अनुसार हामीले गर्वसाथ बोल्न सक्नुपर्छ। किन बजगाईज्यूकोमा त्यो सब डकुमेन्ट्स तथ्यहरू छ। त्यसै कारण त विधानसभामा रेकर्ड अन रेकर्ड त्यो सब बोल्नुभयो। अब 1950 सालको सन्धिमा हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ हाम्रो ब्रिटिसको पालोमा एक्सक्लुडेड एरिया एन्ड पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया विषय चाहिँ यो 1950 सालको सन्धि भन्नुमा एउटा ओपन स्काई अग्रिमेन्ट भन्छ, ओपन स्काई ट्रिटी भन्छ, जहाँनिर चाहिँ बाउन्ड्री नै छैन, ओपन बाउन्ड्री, पासपोर्ट बिना ओहोरदोहोर गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्रिटीले चाहिँ हामी जुन चाहिँ यहाँ भारतीय रैथाने गोर्खाहरूलाई चाहिँ राम्ररी को यहाँको रैथाने हो भनेर जाँच पडताल नगरिकन त्यो ट्रिटी साइन गर्दाखेरि चाहिँ समस्त भारतीय समाजहरूले भारतीय गोर्खा नेपालीहरूलाई चाहिँ विदेशी भनेर नै त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि हामीलाई बारम्बार आजसम्म दाग लागिरहेछ। यो संविधानले गलत गरेको छ भनेर प्रश्न तेर्साउनु भयो। राम्रो कुरा हो कि होइन भन्नुहोस् त। एकदमै हामीले त कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्ने। जसरी हाम्रो पहाडको राजनीतिज्ञहरूले जब साह्रो पर्दाखेरि, गोर्खाल्यान्ड भक्दाखेरि ज्योति बासुले व्हाइट पेपर इस्यु गरेको छ भन्छ, त्यसरी नै यो हो श्वेतपत्र, व्हाइट पेपर। बजगाईज्यूले बोलिदिएको भविष्यमा त्यसरी बस्छ। अनि मैले सुरुमै व्याख्या गर्नु बिर्से, बजगाईज्यूले संविधान दिवसको दिन संविधान सभामा उपस्थित भएको हाम्रो गोर्खा प्रतिनिधि श्री अरिबहादुर गुरुङ अनि डम्बरसिंह गुरुङ ज्यूलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँदै आफ्नो वक्तव्य सुरु गर्नुभएको थियो। गर्वको कुरा, बङ्गाल विधानसभामा पनि हाम्रो पुर्खौली गोर्खेको नाम चढाउनु भयो श्रद्धाञ्जलीको माध्यमबाट। र यस्तो खुसीको कुरा हो कि इतिहासलाई खङ्गाल्दै हाम्रो पहाडको राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा नभएको चिजहरू
विधानसभामा रेकर्डमा राख्दै हामीहरूलाई पनि यसरी सिकाउँदै आँखा खोलिदिँदै अनि पाहा मौन बस्दाखेरि साँच्चै नै दुःख लाग्छ। हामीले त साँच्चै नै यस्तो राम्रो तथ्यपूर्ण चिजहरू जनता समक्ष यसरी ल्याइदिँदाखेरि हामी साँच्चै नै कृतज्ञता अर्पण गर्नुपर्ने, ना कि सन्नाटा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, 26 नवंबर 2015 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने पहली बार संविधान दिवस मनाया और तभी से 26 नवंबर को हर साल हम संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान तैयार हो गया था, लेकिन इसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अनाधिकृत रूप से अपनाया गया। साथ ही आज यह 26 नवंबर के दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिवस भी है। आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। इसी तरह आज संविधान सभा के ये तत्कालीन सदस्य तक के श्री अरिबहादुर गुरुङ और डम्बर सिंह गुरुङ को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के निर्माण के समय आदिवासी समुदाय के साथ जाने अनजाने में कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हुई है, तो संविधान दिवस के इस मौके पर मैं उन मुद्दों पर आज चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय संविधान ने विशेष रूप से गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, मेचे, टोटो, रावा जैसे भारत के अन्य भी कई आदिवासी समुदायों के भूमि के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां विशेष सामाजिक संरचना और परंपरा थी, ब्रिटिश शासन ने एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज घोषित किए थे ताकि वहां के आदिवासी समुदायों के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इन क्षेत्रों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे आदिवासी समुदाय के पारंपरिक भूमि, जंगल और संसाधनों पर उनका अधिकार कमजोर पड़ गया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। हमें लगता है हमें सबको मिलकर इसके ऊपर चिंता करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। दूसरा, प्रकृति पूजक मूलवासी और आदिवासी समुदाय को संविधान में हमारे हिंदू समाज के उपवर्ग मानकर शामिल किया गया है भी, हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक मौलिक धर्म है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है। इसको सुरक्षा देने की कोई जगह हमने नहीं बनाई। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर नेपाली अर्थात ये गोरखा महाजाति के खस, क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, बादी, भर्ती और गाइने समुदाय का धर्म असल में मस्त धर्म है, लेकिन जनगणना फॉर्म में मस्त धर्म का कोई कॉलम नहीं है। इससे हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ। ऐसे मुद्दों को देखते हुए संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस पर चर्चा करना चाहिए। संविधान में मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट न करना भी एक गलती साबित हुई है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 में संपन्न हुई थी, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। हालांकि संविधान में मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करने के कारण यह संधि हमारे लिए अन्याय का कारण बनी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा और सहयोग था, लेकिन इसमें नागरिकों को
बिना पासपोर्ट के आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता देने के कारण समस्या उत्पन्न हुई। जब यह संधि लागू की गई तब भारत में रहने वाले नेपाली भाषी समुदायों का परिचय, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया, तो बिना पहचान के लागू किया, जिससे आज जो हम मूल भारतवासी नेपाली हैं आज हमें विदेशी के रूप में देखा जाता है। यह संधि का दुष्परिणाम है। संविधान में इसको सुनिश्चित नहीं किया, तो इसने भारतीय समाज में नेपाली समुदाय के साथ भेदभाव और सामाजिक अलगाव पैदा किया। हमारी पहचान की समस्या यहीं से शुरू हुई। मुझे लगता है हमें आज संविधान दिवस पर ऐसे मुद्दों पर, जहां पर संविधान में कुछ छूट-फूट गलतियां हुई है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। सन 1921, सन 1931, सन 1931, सन 1941 के भारत के जनगणना के रिकॉर्ड में हम सभी नेपाली भाषी समुदायों को जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1941 की जनगणना 10 साल के लिए डिकेडल होता है। इसका मतलब हम 1951 तक जनजाति थे, मतलब जब भारत स्वाधीन हुआ तब भी हम ट्राइबल थे। और 19 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा चल रहा था, संविधान सभा ने 19 दिसंबर 1946 को गोरखाओं को जनजाति के रूप में, मतलब गोरखा जनजाति होने का जिक्र तत्कालीन संविधान सभा में किया गया था, माननीय डम्बर सिंह गुरुङ जी। तो 1949 में भारत में जब संविधान लागू हुआ, ये बहुत जरूरी बात है, 1949 में जब भारत में संविधान लागू हुआ तब भी हम जनजाति थे, लेकिन जब 6 सितंबर 1950 को अचानक राजतंत्र संख्या 40, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 लागू हुआ, जिसके तहत नेपाली अर्थात गोरखा जाति ने जनजाति का हक खो दिया। उस समय जब स्थापित जनजातियों का उनका हक छीनने का सामना करना पड़ा, तब संसद में इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। यह संवैधानिक रूप से अन्याय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वी वेर लिस्टेड एज अ ट्राइब, वी वेर डिलिस्टेड, नाउ वी वांट टू बी रिलिस्टेड। संविधान में इसका संशोधन आवश्यक है। मैं इस हाउस के माध्यम से राज्य सरकार को और भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस संधि, ये ऊपर जो मैंने जिक्र किया, इन संधि के नकारात्मक प्रभाव में छोटा सा मैं बस 30 सेकंड ज्यादा लेना चाहूंगा। और ये जितना भी डिस्प्यूट है, इसके चलते जितने भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए, भविष्य में इसको सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण में आदिवासी समुदाय के न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह है कि उनके मुद्दों का प्रभावी और व्यवस्थित समाधान अभी भी बाकी है। सब मिलकर इसका समाधान ढूंढा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।